अस्सलाम वालेकुम जी हसन जी लतीफ़ सरकार जमखरी बोली I am Akib Ali, Education Secretary, Mehran Student Association, International Islamabad. I am coming with another webinar that is about law graduation assessment test. And the speaker for this session will be Madam Advocate Urub Ishtiaq. Madam will guide us about how to prepare about the logate, and she will tell us about so many things. So, Madam, platform is yours, and start. Thank you so much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपसे आज का जो लॉ गेट का हमारा टॉपिक है, जो मेरे लेक्चर का, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। मगर इससे पहले मैं कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बात करना चाहूँगी। एक तो सबसे पहले आई वांट टू से थैंक्स टू तंजील और आकिब अली एंड आप लोगों की टीम को कि आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने थॉट्स को, अपने नॉलेज को आप लोगों के साथ, अपने लॉ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज, थैंक यू सो मच। सेकेंडली, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं आप लोगों से करना चाहूँगी। देखिए, अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ को अपनी लाइफ का, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। क्योंकि आप सब लॉ स्टूडेंट्स हैं और मैं लॉ से ही रिलेटेड बात कर रही हूँ। आपको कहीं भी कोई भी नाकामी होती है या कहीं पर भी आपको कोई हर्डल आती है, तो उसको अपनी मायूसी ना बनाएं, उसको अपनी बैसाखी ना बनाएं, बल्कि उस नाकामी की सीढ़ी से आप कामयाबी की तरफ चढ़ सकते हैं। आप एक चींटी की मिसाल ले सकते हैं कि एक बार 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 वो अपनी वॉल पे चढ़ने की कर रही होती है, कोशिश कर रही होती है, ट्राई अगेन एंड अगेन, तो एक टाइम आता है वो अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाती है। तो जहाँ तक हम लोगों के प्रोफेशन का ताल्लुक है, आज जो ऑडियंस हैं, बॉयज़ भी होंगे और गर्ल्स भी हैं, तो स्पेशली मैं फीमेल्स के साथ अभी इस वक्त मैं एड्रेस कर रही हूँ कि हमारे माशरे में ख्वातीन को हम लोग किसी से कम नहीं है। देखें, आप लोग भी इस वक्त मेरा लेक्चर सुन रही होंगी, आप लोगों को भी मोटिवेट होना है, आगे बढ़ना है, और आप ये किसी तरह से ना समझें कि हम किसी चीज़ से कम हैं। डेफिनेटली ये सारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं और लॉ से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो चूंकि बीइंग अ फीमेल, जब मैंने ज्वाइन किया इस कोर्स को, एलएलबी स्टार्ट किया था, तो मुझे यही बातें मेरी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली सुनने को मिली कि जो हमारे एडवोकेट्स हैं या कुछ उनकी एक परसेप्शन बन चुकी है कि एक वो लेवल नहीं है, वो हार्ड वर्क नहीं है। तो मेरे ख्याल से कि आप लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ख्वातीन का, फीमेल्स का। आप अपनी फैमिलीज को ही नहीं करती सपोर्ट, उधर ही नहीं सर्व करी, बल्कि आप इस माशरे में, इस सोसाइटी को भी सर्व करेंगी। और जहाँ तक ये हमारा एडवोकेट्स का, एलएलबी का ये जो हमारा है, ये बड़ा ऑनर वाला पेशा है। तो आज के इस लेक्चर के बाद हम इस चीज का अज़म करते हैं मिलके, चाहे मेरी बेटियां हैं, मेरे बेटे हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, सबके लिए एक अहम कि ये जो हमारी वकालत की डिग्री, जो कि जिसे प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, आज उसके ऊपर बहुत धूल जम चुकी है। उस तख्ती को उठा के हम साफ करते हैं और हम अपने अपने हिस्से का अपना अपना हिस्सा डालते हैं और एक एक कतरे से समुंदर बन जाता है। तो बात ये है कि अगर हम सब मिलके मेहनत से, हार्ड वर्क से और ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ, आज मुझे ये प्लेटफॉर्म पे मौका मिला है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं ये परसेप्शन बदलना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि हम अपनी नेशन को कितने अच्छे तरीके के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ हूँ, हम सब अपना अपना हिस्सा डालते हैं, अपनी मेहनत करते हैं और अपने प्रोफेशन की वकार को, उसकी इज्जत का भरम रखते हुए हम आगे चलते हैं। तो फीमेल्स, आप लोगों ने भी बहुत अच्छा प्रोफेशन किया है चूज, और आपके राइट्स हैं इस माशरे में। देखिए, आप आगे बढ़े। तालीम, एक तालीम याफ्ता खातून जो है, वो खाली ये नहीं कि बाहर सर्व कर रही होती है, वो घर में उसकी तालीम बहुत काम आ रही होती है, वो अपने बच्चों को एजुकेट कर रही होती है, वो अपनी फैमिली को बता रही होती है। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल्स। तो आप किसी तरीके से भी अपने आप को कम ना समझें और एक अच्छे तरीके के साथ, तालीम के साथ, लॉ गेट को अभी क्लियर करके अपने लाइसेंस को हासिल करेंगे।
लेट्स अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि लॉग एड का टॉपिक है। आज आप सब लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हल होने जा रहे हैं, और मैं आपसे सबसे पहले इसके अपने लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स शेयर करना चाहूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लॉग एड का एग्जाम बेसिकली है क्या, ठीक है, और हम इसके पेपर को इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके टोटल 7 चांसेस होते हैं। जो स्टूडेंट्स 6 चांसेस कर चुके हैं अवेल, तो क्या ऐसा आपको गोल्डन टिप देने जा रही हूँ जिससे आप 7th चांस को लेते हुए आप उसको क्लियर कर जाएं और आपकी कामयाबी यकीनी बन जाए। और स्पेशली इट इज फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और 50% स्टूडेंट्स हमें बताते भी हैं कि ये कहते हैं कि मैम हमारा चूंकि हमें ये पता नहीं था कौन कौन सी ऐसी मेन गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से वो अपेयर नहीं हो सकते। तो ये फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भी ये लेक्चर है जो अपनी LLB की डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं और जो करने जा रहे हैं, और जिनके 6 चांसेस हो चुके हैं और लास्ट चांस है उनके लिए भी है। तो ये सारे टिप्स और ट्रिक्स, और जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपने किस तरह से अपने आप को प्रूफ करना है, ये सारा कुछ मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने अपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपको ये होता है कि आपके एग्जामिनर 2 बुक्स आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक होती है बबल शीट या आंसर शीट, और दूसरी जो है वो दैट इज द क्वेश्चन बुक होती है। अच्छा, मजे की बात यह है कि क्वेश्चन बुक जो है वो 5 कलर्स में अवेलेबल है। मतलब आपको 5 कलर्स होते हैं जिस क्वेश्चन बुक के, हर बच्चे को डिफरेंट बुक दी जाती है। पिंक, वाइट, येलो, ग्रीन और आई थिंक ब्लू। तो ये 5 बुक्स दी जाती हैं। अब जैसे मुझे व्हाइट बुक दी गई है तो मेरे से आगे जो बैठा हुआ है उसे ग्रीन दी है, मेरी साइड वाली रो में कोई और कलर दिया है, मेरे जो पीछे बैठा हुआ है उसे कोई और कलर दिया है। अब आप ये कहेंगे कि ये डिफरेंट कलर्स देने का क्या फायदा है। तो डिफरेंट कलर्स की बुक्स अगर आपको दी जाती हैं तो इसका फायदा ये है कि जो सवाल सबके सेम होते हैं। 100 क्वेश्चन हैं लॉग एड के, ठीक है, और लेकिन 100 क्वेश्चंस में हर कलर की बुक का जो है ना सीक्वेंसिंग डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 पे CRPC का है, तो मेरे साथ वाले के पास लीगल एथिक्स का होगा, मेरे आगे वाले के पास PPC का होगा। तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। तो इसमें हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना कि भाई पूछने से कि क्वेश्चन नंबर 7 वाले को क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, नेवर आस्क, क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट करेगा आपको, क्योंकि उसका 17 नंबर पे कोई और क्वेश्चन होगा। नो डाउट क्वेश्चन सेम है बट सीक्वेंसिंग इज डिफरेंट, ठीक है। एक बात इधर खत्म हो गई। दूसरा जी, आपको ये बताऊं कि आपके पास कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे ना बहुत लेंथी क्वेश्चंस थे। तो मैंने कभी भी, आपके पास 1.5 घंटे का टाइम होता है लॉग एड के एग्जाम के लिए, 1.5 घंटे का टाइम। अब आपने 1.5 घंटे में इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, लेट मी टेल यू। आपने ये करना है कि उसमें आपने सबसे पहले जब आपका सामने आपका पेपर आ गया तो हाँ, उससे भी पहले आपको एक और बात बताऊं कि आपने अपनी जो कलर, जो जिस तरह की आपको बुक मिली है ना, फॉर एग्जांपल आपको येलो कलर की बुक मिली है, व्हाइट कलर की बुक मिली है, या ब्लू कलर की बुक मिली है, तो वो आपने अपने पेपर के ऊपर जो होगा आंसर शीट, उसके ऊपर उसी तरह से ब्लू कलर का लिखना है। ब्लू कलर की बुक का है या येलो कलर की बुक है वो लिखना है, क्योंकि समटाइम्स अगर आप गलत लिख देते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करके आए हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ, तो आपका रिजल्ट जो है वो कंप्यूटर में जाता है, कंप्यूटर चेक करता है। तो आपकी, अगर आपके पास येलो बुक थी, आपने उसके आंसर से सीक्वेंसिंग से आपने पूरा सॉल्व किया पेपर, जबकि आपका और लिखा आपने बुक का नंबर कोई और है, तो वो उस बुक को, जो नंबर आपने लिखा होगा उस बुक के लिहाज से वो कंप्यूटर आपके पेपर चेक करेगा। इसलिए बी केयरफुल, ये जो बच्चे नए नए जाते हैं उनके लिए, कि अपने बुक नंबर, बुक का कलर, टिकट नंबर आपको HEC प्रोवाइड करती है वो आप लिखते हैं, अपना शनाख्ती कार्ड आपको लेकर जाना होता है, एक बॉल पॉइंट लेकर जाना होता है। अच्छा, पॉइंटर आपने नहीं लेकर जाना, पॉइंटर की एक तो इंक बिखरती है, ये मैंने एज अ सैंपल आपके लिए रखा था। इस तरह की कोई बबल शीट होती है आपके पास, आंसर शीट, जैसे कि ABCD, ये नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2। अब क्या है कि अगर मिसाल है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैंने ए क्वेश्चन नंबर 1 है और A को फिल करना है, तो इस तरह से नहीं करना कि मैं इस पे क्रॉस लगा दूं, ये भी गलत है।
या इस तरह से मैं जरा सा कर दूं, ये भी गलत है, या मेरे सर्कल से बाहर आए कलर, ये भी गलत है। मैंने जब कलर करना है, ये देखिए, ये मैंने पूरे सर्कल को ठीक तरीके से, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये मैंने कलर कर दिया, ठीक है, ये वाला ठीक है। और एक बात और याद रखें कि मैंने एक ABCD में से सिर्फ एक को इस तरह से कलर करना है, ठीक है। इसके नीचे कार्बन पेपर होते हैं आंसर शीट के, तो ये ना हो के, और ये इकट्ठे होते हैं, अगर इसको जरा सा टच हो गया तो वो भी रिकग्नाइज नहीं करेगा। अगर आपने भले ही एक को ठीक कर दिया है और बाद में आपको पता लगा कि बी आंसर ठीक था, तो आपने ए को क्रॉस करके बी को कर दिए कलर, तब भी आपका गलत है। आपने बहुत सोच समझ के करना है। इन चारों में से सिर्फ एक सर्कल को आपने फिल करना है, ठीक है। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद आपको बताऊं कि जी आपके पास कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपके हमेशा ना 100 नंबर के क्वेश्चन में, 100 नंबर के पेपर में सारे MCQs हैं, तो 100 नंबरों में आपको जो है ना शुरू या दरमियान में लेंथी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, एंड पे बहुत ही आसान लीगल एथिक्स के या छोटे छोटे होते हैं जो आपकी फिंगर टिप्स पे होते हैं। टाइम वेस्ट हो जाता है। समटाइम्स स्टूडेंट जो है बेचारा जो फर्स्ट टाइम दिया, वो कहता है मैं पूरा पेपर पढ़ता रहा, तो बाद में स्टार्ट किया, टाइम नहीं बचा। कुछ लोग कहते हैं, देखें, आपने 3 रीडिंग्स देनी है अपने पेपर को। कितनी रीडिंग्स देनी है? 3। फर्स्ट रीडिंग में आपने ये करना है कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा है और आप यू आर 100% श्योर कि भाई इसका आंसर ये है, तो आपने सर्कल को अच्छे तरीके से फिल कर देना है। दूसरा आपने क्वेश्चन पढ़ा, दूसरा तो आपको आता ही नहीं है, उसको उसी वक्त एट द स्पॉट छोड़ दें, आप तीसरे पे चले जाएं। इस तरह से आप करते करते इट विल टेक 15 मिनट्स। आप 15 से 20 मिनट में, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आपके 50 से 60 क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे, और अगर आपकी दरमियानी तैयारी है तो आप 35 से 40 मतलब कर लेंगे, अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ कर लेंगे। फिर आपकी जब सेकंड रीडिंग का टाइम आता है, जो आपने छोड़े थे, अब आपको पता है यार मैंने 15 मिनट में तो कर लिया है, सो लेट्स गिव इट अ सेकंड टाइम। अब सेकंड टाइम में आप ये समझते हैं स्टेटमेंट को अगर मैं 1 से 1.5 मिनट देता हूँ, इसको समझ के पढ़ता हूँ, तो मुझे आंसर आ जाएगा। आप लिखें, आप उसको भी ठीक कर लें। इस तरह से आप करते जाएं, और जो आप देखते हैं कि आपको स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं आ रही, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, ये कौन सी आ गई, उसको छोड़ दें, उसकी फिक्र ना करें, आप नेक्स्ट पे चले जाएं। इस तरह करते करते आप सेकेंड राउंड भी कर लें। अब आप उस तरह करते करते भी आप 75, 80, 85 क्वेश्चन कर जाएंगे। और फिर आखिरी आपकी थर्ड आता है, थर्ड राउंड। उसमें मतलब 15 मिनट्स रह गए होते हैं आपके, या मेरे तो 20 मिनट्स रह गए थे, 15 से 20 मिनट्स रह गए हैं, तो 10 मिनट्स तक वो इन्विजिलेटर भी आपको कहता है कि अब आपके 10 मिनट्स रह गए हैं, अपना वाइंड अप करें। उस वक्त आपने छोड़ना कोई सवाल नहीं है। आपने चाहे वो तुक्के से करना है, मतलब आपने देखना है जो आपकी समझ से बेहतरीन आंसर होगा वो आपने करना है, ये थर्ड रीडिंग में। लेकिन कोई सवाल छोड़ के नहीं आना। मैं अगर आप ये कहूँ कि आप ये कहेंगे कि मैडम मैं 99 सवाल करके आया हूँ, 100 मैंने नहीं दिए, एक सवाल छोड़ा है, आपने एक भी नहीं छोड़ना, क्योंकि इस एग्जाम में आपको मैं ये बता दूं बार बार, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपकी इतनी भी बैड लक नहीं होगी। अगर आप 10 में से अगर आपने लगाए हैं तो 4-5 आपके ठीक हो ही जाएंगे। अब मोस्टली देखें जी, ये बात तो मैंने आपको नए स्टूडेंट्स के लिए बता दी, जो कि न्यू स्टूडेंट्स हैं, और उनका ये टिप्स थे कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या कुछ करना है, कितनी लेंथी होगी आपका, और 1.5 घंटे का पीरियड है। अच्छा, इसके बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी है, लॉ गेट है क्या? ये आपका एक्चुअली गेट स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट। आप LLB की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आप लॉ गेट का एग्जाम देते हैं, ठीक है। और ये आपके लाइसेंस के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के लाइसेंस आपको मिलता है, और ये आपको इशू करता है। तो ये HEC आप के उसके ऊपर आप पोर्टल पे अपना बनाते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं, वहीं पे आपका लैट का भी आप एग्जाम देके आपने LLB में किया था, वहीं पे आपको इधर डेट शीट भी मिलेगी, और आप गेट के लिए भी अपना एडमिशन, जो भी फीस सबमिशन का प्रोसीजर है, यू विल डू दैट, राइट। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट आप सारा कुछ उस पर आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और गलती मैं आपको बताऊं जो न्यू स्टूडेंट्स अक्सर कर जाते हैं, मैंने आपको जैसे इतना तो आपको समझ आ गई कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो, अगर मैंने देखा कि इधर मेरा क्वेश्चन नंबर, बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है, इधर मेरा आंसर शीट पे भी क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं उसको कर रही हूँ। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा, मिसाल है, तो मैं क्वेश्चन नंबर, इधर से मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चली गई हूँ और गलती से मैंने इधर क्वेश्चन नंबर 2 को फिल कर दिया। ये गलती नहीं करनी, ये मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि अगर इधर से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो कि क्वेश्चन बुक है उसमें से मिस करना है, और मैंने इधर
हमेशा आप थोड़ा सा टाइम लगा लें, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये आपको बचाएगा। अदरवाइज आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस गलत हो जाएगा, बाद में आप कुछ नहीं कर सकेंगे, ना आपको नई आंसर शीट प्रोवाइड की जाएगी ना कुछ। तो इसलिए बहुत विजिलेंट होकर, बहुत फ्रेश होकर, और जिस रात पेपर है उस रात आपने टाइमली सोकर और फ्रेश उठ के अल्लाह ताला से दुआ करके तो आपने पेपर देने अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। तो अल्लाह ताला आप सबको बहुत बहुत कामयाबियां देगा, और इसमें तो कोई है ही नहीं, मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। और अब ये है कि अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जो मैंने आपको बताया 36 चांसेस जिन स्टूडेंट्स के अवेल कर चुके हैं, तो उन्हें भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, 7 चांस है जिनका। तो सबसे पहले तो एक सवाल मेरे जहन में आता है, जो बहुत सारे लोग, जब मैं भी लॉ गेट की तैयारी कर रही थी तो मैं सोच रही थी, क्या मुझे सेक्शंस याद करने हैं, या क्या मुझे अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, या क्या मुझे रट्टा लगाना है, आखिर लॉ गेट है क्या और मुझे उसको कैसे करना है। दिस वाज द क्वेश्चन इन माय माइंड। तो मैं आपको बताऊं जनाब, लॉ गेट पहले एक टाइम जरूर था जिस वक्त खाली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है सेक्शन का, तो आप यू वर एबल टू डू दैट। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको याद भी करना है, और आपको क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, जब जाके आप अपना लॉग ऐड करेंगे। और डेफिनेटली ये लॉग ऐड आपको पे करेगा, क्योंकि आपको लाइसेंस आएगा, और आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाके जब अपने केसेस करेंगे या कोई भी आपका सेक्शन लगेगा, तो आपको एटलीस्ट इतना नॉलेज होगा कि आप अपने सीनियर्स के पास, जब अल्लाह ताला करे आप सब अपनी अपनी फील्ड में बहुत ग्रो करें आगे जाकर, और अल्लाह ताला आपको आपकी कामयाबियां आपके कदम चूमे, तो बस एक बात याद रखिएगा, ये जिंदगी भी आर्जी है, ये चीजें भी, इनमें जो कुछ करें मेहनत और ईमानदारी के साथ करें, और अपने रब के ऊपर छोड़ दें, तो डेफिनेटली यू विल गेट द फ्रूट्स। तो अच्छा जी, अब मैं आती हूँ सब्जेक्ट्स की तरफ। ये तो हमने बता दी जो कि न्यू स्टूडेंट्स से, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में पहली दफा बच्चा जाता है उसे पता नहीं। और मजे की बात है कि 50% स्टूडेंट्स इस बात से, इस वजह से फेल हो जाते हैं कि बुक का कलर डिफरेंट लिख दिया, जाए की बात है 100 में से 0 नंबर आ गया, या उन्होंने क्या किया, सीरीज गलत कर दी, तो उसमें भी हो गया। तो ये छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको आपने अपने ब्रेन में रखना है, अपने सोचना है, तो आपको अच्छा हो जाएगा। अब उन बच्चों की तरफ आते हैं जिनके 6 चांसेस जाया हो गए हैं, और अब वो परेशान हैं कि हम क्या करें, कोई मिरेकल हो जाए कि हम 7th अटेम्प्ट को क्लियर कर जाएं। देखें भाई, आपको सबसे पहले तो अपने आप को एक तरफ असेस करें कि मेरे से क्या गलती हो रही है, मैं किधर स्टैंड कर रहा हूँ, आखिर क्या वजह है। मेरे पास 1 महीना है, ठीक है, मुझे 1 महीना मिला है। आपको लॉ गेट जो है वो मेरा की डेट आती है, इसकी पहले एडवर्टीजमेंट की डेट आती है। एडवर्टीजमेंट जब आती है वो भी आपको आपके पोर्टल पे पता चल जाती है, इसके अलावा आप गूगल पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट के बाद यू हैव 4 वीक्स, 4 वीक्स के बाद आपकी फाइनल डेट आती है, मतलब कि आपके पास पूरा महीना है। अब मेरे पास अगर पूरा महीना है, ये एडवर्टीजमेंट से पहले ही मैंने थोड़ी सी तैयारी शुरू कर दी है, तो मैं क्या करूं कि भाई मेरा अब 7 चांस क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सबसे मेन और सबसे बड़ी गलती ये है जनाब कि हम उन सब्जेक्ट्स को पकड़ लेते हैं जिनके मार्क्स बहुत लेस है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि आप देखें, आपके टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से सबसे 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 आसान, चलिए मैं आप पे छोड़ती हूँ, एक लीगल एथिक्स ले लें एक तरफ, और एक तरफ ले लीजिए जनाब आप ये ले लेते हैं हम लोग इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। लीगल एथिक्स के 4 सफ़े और 10 नंबर, सिर्फ 4 सफ़े हैं। 4 सफ़ों को आपने मतलब पीना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उनके कीवर्ड्स को निकालना है। 4 सफ़े आपके लिए करने आसान है कि मुश्किल है, और 10 नंबर मिल रहे हैं। जबकि इंटरनेशनल लॉ में आपको यूनाइटेड नेशंस भी है, ठीक है, और मेरे ख्याल से एक और सब्जेक्ट भी है इंटरनेशनल लॉ का। अ, ये 2 मजमून है, मैं आपको बताती हूँ अभी। तो इसके टोटल 5 मार्क्स हैं और 600 सफ़े हैं। 600 सफ़े, 600 पेजेस आसान है, और 5 नंबर, 600 सफ़ों के 5 नंबर, और 4 सफ़ों के 10 नंबर। तो आप 4 सफ़ों की तरफ जाएंगे ना पहले, हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसी तरह से जूरिस्प्रूडेंस है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, और वो है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। उसका इतना ज्यादा सिलेबस है, और टोटल मार्क्स आपको उसके कितने मिलते हैं जनाब, 10, 5 5। और इतना इतना अगर आप इंग्लिश भी पढ़ेंगे, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को भी पढ़ेंगे, तो उसके बजाय आप लीगल एथिक्स के 4 सफ़ों को अच्छी तरह करें, यकीनी बनाएं कि 10 में से आपके 9 नंबर आए आए। इतनी अच्छी तैयारी करें,
और आ जाते हैं, क्योंकि वो बार बार उसके सेक्शन थोड़े रिपीट होते हैं। वो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह ताला जो है ना कीवर्ड्स के साथ अच्छे अच्छे वो निकाल भी दूंगी क्वेश्चंस। तो इसी तरह से अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने मेजर सब्जेक्ट्स को तैयार करना है, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट्स में सबसे पहले आ जाता है लीगल एथिक्स, मैंने कहा है, जो कि 10 नंबरों का है, 10 मार्क्स हैं इसके, ठीक है। लीगल एथिक्स के बाद आ जाता है जनाब सीपीसी। सीपीसी इंतहाई आसान है, दूसरे नंबर पे। आसान से मुराद क्या है मेरी, आसान से मुराद ये है कि सीपीसी के 2 सेक्शंस होते हैं ना, एक है सेक्शंस है, दो दो हिस्से हैं, दूसरा है ऑर्डर्स का हिस्सा। अब सेकंड सेक्शंस में से अगर आप हिसाब लगाएं तो आपको कितने सेक्शन समझने हैं, 12 सेक्शन है, 15 से 17 तक सेक्शन है, 15 से 20 तक, 47, 75 सेक्शन जो कि कमीशन का सेक्शन है, 96, 104, 115 जो कि रिवीजन है, और 151 जो कि इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट्स है। तो ये टोटल आपके सेक्शंस है। तो ये इसके 10 नंबरों में से आप 8 नंबर नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं। पहले तो अपने आप से अज़म करें यार, पहले मैं लीगल एथिक्स करूंगा, मैं लीगल एथिक्स करूंगी, फिर मैं जनाब सीपीसी पे जाऊंगी, सीपीसी के सेक्शंस को खूब अच्छे तरीके से, टोटल 7 सफे हैं इसके। फिर अगर ऑर्डर्स पे आ जाए तो ऑर्डर्स भी गिने चुने ऑर्डर्स हैं, सारे नहीं है। ये देखिए ऑर्डर 1, 6, 7, 8, 9, 39 और 41, दैट्स इट। और कोई ज्यादा ऑर्डर नहीं। इनमें से शुरू के तो बहुत ही आसान है, तो आखिरी जो है जैसे 41, और उसके भी आप अगर नोट्स बना लें तो आपको यू विल बी एबल टू क्लियर योर पेपर। ठीक हो गया। अब आप ऑर्डर्स में से, अब इन 20 में से आप क्या, सीपीसी के 20 मार्क्स में ना ऑर्डर्स के 10 और सेक्शंस के 10, तो इनमें से क्या 15 मार्क्स नहीं ले सकते, 8 से 9 नंबर आप लीगल एथिक्स में लें, वो लें आप सीपीसी में। फिर कानूनी शहादत पे आते हैं, तो कानूनी शहादत भी जो है इसके भी 20 मार्क्स है, तो आप इस कानूनी शहादत को भी कर लें, ठीक है, क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद अगर इतना आपने कर लिया, इसके बाद आपने नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका क्या है, आपका क्रिमिनल लॉ। कानूनी शहादत के बाद क्रिमिनल लॉ में 2 हिस्से हैं, पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड और सीआरपीसी, ठीक है। अब इन दोनों के 10-10 नंबर हैं, तो अब कितने नंबर हो गए, पहले तो हमने लीगल एथिक्स 10, सीपीसी 20 और कानून शहादत 20, 50 नंबर तो इधर से हो गए। अगर आप 50 नंबर में से भी अगर आप 40 नंबर भी उधर से ले लेते हैं ना, तो 10 नंबर आपके लिए आगे फिरने मुश्किल नहीं है, आसानी से आप लोग ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको क्रिमिनल लॉ का बता दिया, सीआरपीसी और पीपीसी भी 10-10 मार्क्स का है। फिर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस का जैसे मैंने बताया कि 10 मार्क्स हैं इसके, इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस 5 मार्क्स, और साथ ही इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस 5 मार्क्स, और सिलेबस बेतहाशा ये एंड पे करेंगे। इसका मैं आपको एक, अगर आप कहेंगे तो आई विल मेक चार्ट फॉर यू गाइस, ठीक है। उस चार्ट के ऊपर मैं ना आपको प्रॉपर वो बता दूंगी किस तरह सारा है, तो थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपका जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आई कैन लेट यू नो, तो वो जब भी इफ यू नीड, तो डेफिनेटली वो सिर्फ आप अगर एक चार्ट को अपने लगा लें कमरे में और आते जाते पढ़ते रहेंगे ये, और एक केसेस का हो जाएगा, केसेस के मतलब आपने पूरे वो लगा लेने, 4 ऊपर 4 नीचे, छोटा सा एक चार्ट पे बना लें। तो ट्रस्ट मी कि आप आते जाते उन्हें खाली रात को सोने से पहले ऐसे रिवाइज करें जैसे मैं खाना खाता हूँ, तो यू विल बी एबल टू डाइजेस्ट ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके भी 10 मार्क्स हैं, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके केसेस के 5 मार्क्स हैं। अब इस केसेस में क्या है, इस इनके केसेस में 8 केसेस हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, आप एक सफे पे मैं आपको बना दूंगी, आई विल शेयर दैट पिक्चर विद यू गाइस, और आप उसमें याद कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है मौलवी तमीजुद्दीन का केसेस है वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, फिर 200 केस है, फिर मैडम आसमा जिलानी का केस है, नुसरत भुट्टो केस है, नवाज शरीफ केस है, अल जिहाद केस है, जफर अली शाह का केस है, और असफंग्यार वली खान का केस है। तो जफर अली शाह वर्सेस परवेज मुशर्रफ, तो ये सारे टोटल आपके केसेस हैं कि क्या केस 5, आप 5 नंबरों में से आप ट्रस्ट में आप 4 नंबर ले सकते हैं अगर आप इन 8 का चार्ट बना लें। इसमें क्या पूछते हैं, टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने थे, केस क्या था, आपको इसमें क्या कौन सी रिट लगी थी, को वारंटो लगी थी कि क्या, हर एक का अपना अपना वो है। फिर इसमें क्या क्या था, उनकी क्या जजमेंट थी, सीजे का नाम क्या था, ठीक है, ये चीजें हैं टोटल इसमें, दैट्स इट, और इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम इंटरनेशनल लॉ की तरफ आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस में कितने उनके मेंबर्स हैं, क्या है, और एक है इसके साथ एक और भी है, मैं भी आपको बताऊंगी। दूसरा इंटरनेशनल लॉ में सब्जेक्ट था
कोर्ट ऑफ जस्टिस या शायद किस तरह जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये दो हैं और ये टोटल आपके ना 5 मार्क्स के हैं। आप यहाँ से आइडिया लगा लें। इसके भी सिर्फ आपको यही मेंबर्स याद रखने हैं और ये कहाँ का मेंबर है, क्या करता है, इसकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या फंक्शंस हैं, दैट्स इट। तो ये सारा आपने करना है और इसके बाद आपको यू विल बी एबल टू क्लियर योर लॉ गेट एग्जाम। अब बात आती है कि हमने किस तरह से अपने लॉ गेट के एग्जाम को क्लियर करना है, किस तरह से हम पढ़ाई शुरू करें। हम जैसे कि आप अपने पेपर्स देते रहे हैं एलएलबी के फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, फाइनल एग्जाम्स के, हम क्या करते हैं, हम फॉलो रीडिंग तो नहीं करते ना, हम जस्ट रीडिंग करते हैं और बस ये है कि इसके पॉइंट्स निकाल लिए और हेडिंग्स बना के लिख लिया, कंक्लूजन लिख लिया एंड पे। लेकिन इसके लिए आपको जनाब बेयर एक्ट पढ़े बगैर क्लियर करना बहुत मुश्किल है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, अगर आप बेयर एक्ट्स पढ़ेंगे, अपने आप को बेयर एक्ट पढ़ने के यूज टू बनाए, उसको समझने के, उसको सीखने के, उसके वर्ड्स के मतलब समझने के। क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊं कि जो डेफिनेशन पीपीसी में है ना, वो सीपीसी में डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल मूवेबल प्रॉपर्टी की आप देखें तो आपने आप इतना ट्रिकी और इतना ज्यादा विजिलेंट रहना है कि ये कौन से सेक्शन का कहाँ पूछ रहे हैं। तो इन चीजों को आप माइंड में रखेंगे, फिर आप इसमें आपको मैं आपको बताऊंगी कि ये इस तरह से है कि आपको एक दफा सेक्शन की समझ आ गई है, आपने सेक्शन को प्रॉपरली पढ़ लिया है, तो पढ़ने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपने उसको याद करना है। और फिर आपने देखने हैं कि जो आपके प्रीवियस पेपर्स हैं या उनमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस क्या हैं। मैं तो कीवर्ड्स निकाल लेती होती थी और फिर उन कीवर्ड्स में अगर एग्जामिनर ये नहीं दे रहा तो ये दे देगा, ये नहीं दे रहा तो ये दे देगा। अब 151 सीपीसी का सेक्शन आना ही आना है, इनहेरेंट पावर ऑफ जो है कोर्स की, वो आना ही आना है। तो 3 लाइनें मैं वो याद कर लूँ, उनमें से एक भी लफ्ज उड़ाएगा तो हमें आना चाहिए। उसके अलावा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप अगर इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। और सवालों को देखें, मैं अगेन कह रही हूँ बुक्स को देखें और जो आंसर शीट, बबल शीट, क्वेश्चंस को मैच करें। अच्छा, जो आपके पास वो आती है बबल शीट आती है, जो कि आंसर शीट आती है, उसमें आपका 2 सफ़े होते हैं, बीच में कार्बन पेपर होता है। उतली शीट वो एग्जामिनर ले लेता है, निचली शीट आपके पास रह जाती है। अब वो जो निचली शीट आपके पास होती है तो आप 1 हफ्ते के बाद अपने आप को असेस कर सकते हैं कि यार मेरा क्या, मैंने क्या क्या आंसर्स लिखे थे, क्योंकि इसकी कीज अपलोड हो जाती हैं, ठीक है, गूगल पे, इंटरनेट पे, वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं और आपको अंदाजा हो जाता है। और मोस्टली जो कीज का आपका आंसर होता है ना, वो ही आपका सही आंसर होता है। हाँ अच्छा, अब ये कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि क्या हमारे पासिंग मार्क्स 50 हैं, तो कुछ बेचारे जिनके 49 मार्क्स आते हैं वो बड़े परेशान होते हैं। इसका क्या हल है? तो इसका यही हल है कि जनाब अच्छी तरीके से तैयारी की जाए कि आपको 1 नंबर कोई भी नहीं देता। आपको सही तरीके से पढ़ना है, सही उससे करना है और तभी यू विल बी एबल टू, आप सही तरीके से टाइम दें। 30 दिन आपके पास मोर देन एनफ है। वैसे तो लोग 2-2 महीने, 3-3 महीने कर रहे होते हैं तैयारी। 30 दिनों में आप अपने 20 डेज रखें आप अपने सारा कोर्स कवर करने का। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, लीगल एथिक्स, फिर सीपीसी, फिर कानून शहादत, फिर उसके बाद आपके पास टाइम मिले तो आप इस तरह से क्रिमिनल लॉ पे आ जाए, फिर पीपीसी, सीआरपीसी, वो भी उनके वो हैं गिने चुने सेक्शन हैं जो आपने करने। फिर उसके बाद आप केसेस कर लें यूएनओ के, वो आप छोटे छोटे चार्ट्स बना लें, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल कि इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, एग्जामिनर की मर्जी है ना, वो कहाँ मर्जी से दे। हाँ, और दूसरी बात ये है कि आपने, ये बात है कि देखें आपको जो सेक्शन नंबर 2 है, ठीक है, अब सेक्शन नंबर 2 में मिसाल है कि कोड इंक्लूड्स रूल्स। अब हम सोचेंगे कोड इंक्लूड्स या जो भी कुछ और सोच रहे हैं, ये भी इसका मतलब बन रहा है, ये भी बन रहा है, और उन्होंने बहुत सारे जैसे सेम मीनिंग्स दिए होते हैं। तो अब क्या है, लेकिन क्वेश्चन में हम उन्हें चैलेंज इसलिए नहीं कर सकते कि वो ये कहेंगे इन सीपीसी सेक्शन 2 में ये फलां चीज कही गई है, तो सेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली क्या है आपने वो लिखना है। तो उसमें आपकी सारी लॉजिक भी खत्म हो जाती है, सारी हर चीज। आपको सिर्फ वो टू द पॉइंट बात लिखनी होती है जो कि आपकी बुक में, जो कि आपके बेयर एक्ट्स में दी गई है। तो बेयर एक्ट्स को पढ़ें, उनके कीवर्ड्स निकालें, उनको समझने की कोशिश करें,
उनके सेक्शंस को भी याद कर लें तो वेल एंड गुड, लेकिन सेक्शंस ऑलरेडी, अब इनका HSC का पैटर्न चेंज हो गया, सेक्शंस ऑलरेडी दिए होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट है 151 से, जैसे मुझे याद था कि इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट है, रिवीजन का है जैसे 115 CPC का, तो वो मुझे पता है, लेकिन अब मुझे ये पता चल गया रिवीजन में से आया हुआ है, लेकिन अब इसमें क्या है, कैसे है, तो वो मुझे ना थोड़ा सा उसमें उस स्टेटमेंट को पढ़ने, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं आप उनसे इतने ज्यादा फेमिलियर हो जाते हैं ना, वो आप फटाफट बता देते हैं, पढ़ते साथ ही आपको पता होता है इसका यही आंसर है आंखें बंद करके, लेकिन ट्रस्ट मी फिर भी आपको अगर पता नहीं यही आंसर है, फिर भी आप प्लीज बराए मेहरबानी पूरी स्टेटमेंट को पढ़िए, तसल्ली के साथ उसको फिल कीजिए। मे बी कुछ ऐसा हो जाए जो कि एक नंबर लॉग एड में इम्पोर्टेंट है। तो ये था मेरा आज का, आपको मैंने ये सारी चीजें बताई, और साथ में आपके कॉन्फिडेंस और एतमाद की जरूरत है बहुत ज्यादा, और आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखेंगे, अपने ऊपर करेंगे, तो ये है कि एतमाद से करेंगे ना, तो यू कैन डू। जिंदगी में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हैं। अभी आपके कोई क्वेश्चंस भी हैं, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू मे आस्क, और ये है कि बस ये सोचें कि मैं आई कैन डू दैट एंड यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, थैंक यू सो मच मैडम, रियली आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हर एक चीज़। मैडम मेरा एक मतलब सिंपल क्वेश्चन होगा ये कि जब आपने प्रिपरेशन की थी तो आपने किस तरीके से की थी, थोड़ा अपना वे ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा हमारे साथ डिस्कस कर दें। हाँ जी बिल्कुल। मैंने प्रिपरेशन इस तरह से की थी जनाब के, पहले तो जाहिर बात है जब मैंने LLB अपना किया तो डेफिनेटली वो तो एक थॉरो स्टडीज होती हैं, बंदा खाली कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहा होता है, ये सारा कुछ मैंने अपने बेयर एक्स को निकाला था मोस्टली, जो जैसे अब सेक्शंस मैंने आपको CPC के बता दिया कि इस तरह से, और तो वो मैं सेक्शन को एक दफा, कभी भी आपको एक दफा में समझ नहीं आता, ठीक है, आप उनको अंडरलाइन करें, आप उनको लीगल डिक्शनरी से देखें, आप उनकी सेंस समझें। फिर उसके बाद मैंने मोस्टली जैसे कि रिपीटेड क्वेश्चंस गूगल से भी ढूंढे, उन पे फिल इन द ब्लैंक्स को देखें। फिर उसके बाद अगर एक ही सेक्शन है जनाब आपका 4 लाइनों का, तो आप उसमें किस तरह से आप करेंगे, किस तरह से उनको रीड आउट करेंगे, किस तरह से उनकी कीवर्ड्स निकालें। अगर आपसे पूछ रहा है तो और मोस्ट, अब तो उनका दिल चाहता है ना, अब तो एग्जामिनर का जो दिल चाह रहा होता है ना, वो कोई एक लफ्ज उड़ा देते हैं बीच में से। अब बीच में से एनी कोर्ट्स का लास्ट टाइम इतने ज्यादा एनी कोर्ट के वो थे, तो इस तरह से है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके अपना एक एक समझे, और हाँ पूरे वीक का प्लान बनाएं। वीक के अंदर आपको जब वो डे आ जाता है आपका सैटरडे का या संडे का दिन, आप अपना रिवीजन करें, ठीक है। रिवीजन में आपने जो, क्योंकि हमारी एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी ये होती है कि हमें थोड़ी देर के लिए, जैसे हमने कुछ किया, जैसे कि अभी भी हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक हम उसको प्रैक्टिकली करते नहीं है हम उसको नहीं सीखते, या बार बार हम किसी चीज को नहीं करते, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं। इसकी एग्जांपल आप ग्रेड 1 के बच्चे की ले लें, कि आप अपनी आप अपनी ले लें एग्जांपल, कि अगर आपसे पूछा जाए आपने ग्रेड 1 पढ़ा है, ग्रेड 2 पढ़ा है, आप कहेंगे जी मैडम मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि ग्रेड 2 में आपने, जो आपका फर्स्ट डे था, आपकी टीचर ने आपको क्या पढ़ाया था, कौन कौन से लेसन लिए थे, आपको नहीं याद होगा, क्योंकि हम पूरा साल एक चीज रिपीट करते आते हैं, हमसे लोग पूछते रहते हैं ये ग्रेड 1 में पढ़ा है, ग्रेड 1 में पढ़ा है, हमें याद हो जाती है। सेम केसेस है, अगर तो हमने जो कुछ पढ़ा, जो सेक्शंस पढ़े, आप उनको अच्छे तरीके से समझें, उनको करें। पूरा वीक आप एक टारगेट रखें, यार मैंने आज पूरा CPC पूरे वीक के अंदर कंप्लीट कर जाना है, या लीगल एथिक्स पूरा कर जाना है। लीगल एथिक्स में से भी आपके देखें ना, एक एडवोकेट की ड्यूटीज टुवर्ड्स एन एडवोकेट, की ड्यूटीज टुवर्ड्स कोर्ट, टुवर्ड्स क्लाइंट, तो ये सारा कुछ आपको, तो वो आपने कर लिया पूरे वीक में, ठीक है। वीकेंड पे आपने उसको रिवाइज कर लिया। रिवाइज करना ही खाली आके बात के लिए बेहतर नहीं है, रिवाइज किया है, उसके बाद ये मैं अपने सारे ऑडियंस को बता रही हूँ, और गर्ल्स मैं आपको फिर बार बार कह रही हूँ, बी अटेंटिव। आप लोग ज्यादा हमारे लिए, आप हमारी ताकत हैं, आपके बगैर हम नामुकम्मल हैं। तो आप लोगों ने इसमें इतनी ही मोटिवेशन से, इतने ही उससे पढ़ना है, इतने ही से करना है। तो आपको ये बताऊं कि आपने जब इसको रिपीट कर लिया, आपने सारा अपना कर लिया, तो उसके बाद आपके ऑनलाइन असेसमेंट्स होते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट्स होते हैं, ऑनलाइन पेपर्स होते हैं। आपने क्या करना है कि आपने अपना पेपर देना है उस
स्पेशली सब्जेक्ट वाइज। लाइक मैंने अब सीबीसी का ही आपको बता रही हूँ ना, आप कह रहे हो कि कैसे तैयारी की थी। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 4 दिन मैंने अपने सीपीसी को पक्का किया, या लीगल एथिक्स को पक्का किया, या कानून शहादत, इन पे मैंने सबसे ज्यादा टाइम दिया था। पक्का किया मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को मैंने सारा काम रिवाइज कर लिया। संडे वाले दिन मेरा टेस्ट डे होता था। संडे वाला दिन मैंने अपना टेस्ट डे रखा हुआ था, और उस टेस्ट पे मैं क्या करती थी बेटा कि मैं पूरे जो मेरे 100 क्वेश्चंस का, ये ऑनलाइन इतने सवाल मौजूद हैं इनके ऑनलाइन पेपर्स, इवन मैं आपको बताऊं ये मोबाइल पे एप्स हैं लॉग एड की, वहां मैं अपना पेपर अटेम्प्ट करती थी। पहली दफा पेपर अटेम्प्ट किया, मैंने हार्ड कॉपीज निकाल ली, हार्ड कॉपी निकाल ली और मैंने उसको बाइंड करा दिया। 100 सवाल मेरे सीपीसी के निकल आए, 100 मेरे लीगल एथिक के निकल आए, 100 100 100। अब क्या करना है सीपीसी का, जब मेरा इतवार को टेस्ट है जनाब, तो मैंने पेंसिल के साथ पेपर अटेम्प्ट किया। एक मतलब एक को क्लिक कर दिया, दूसरा सवाल, तीसरा। पहली दफा आप सोचे मेरे 100 में से कितने नंबर होंगे, 5 नंबर। मैंने उसको मिटाया। फिर जो जो मेरे गलत थे उनके पास मैं दोबारा सेक्शंस पे गई, सेक्शंस को मैंने इन डिटेल पढ़ा, सेक्शंस को मैंने समझा, और नहीं समझ आ रही मैंने यूट्यूब से वीडियोस देखी, अपनी हेल्प की, फिर मैंने बेयर एक्ट को दोबारा पढ़ा, जब तक मुझे अपना प्रॉब्लम, मेरे 100 में से जिस दिन 99 मार्क्स आए ना, तब तक मैंने छोड़ा नहीं। 99 भी आए तो एक गलत है तो फिर दोबारा पीछे गई, फिर और को मैं पेंसिल से करती थी तो मैं पेंसिल से अरेज कर लेती थी, फिर दोबारा उस पेपर को देती थी, फिर हर इतवार को देती थी। फिर इस तरह से था कि जैसे अब मेरा सीपीसी का वीक खत्म हो गया, अब जी मेरा लीगल एथिक्स का वीक आ गया। लेकिन लीगल एथिक्स के वीक्स में भी मैंने जो मेरा रिवीजन डे था ना, रिवीजन डे में मैंने जो पीछे पढ़े होते थे सीपीसी का भी पूरा मैं रिवाइज करती थी, उसका मैं देती थी सारा टेस्ट। इसी तरह से लीगल एथिक्स का उसका दिया टेस्ट, कानून शहादत है उसको रिवाइज किया, उसका दिया टेस्ट। और जहां तक बात है जैसे कि ये हमारा इंटरनेशनल लॉ है या हमारा जूरिस्प्रूडेंस है या केसेस हैं, स्पेशली 4 ऊपर मैं इससे बनाती थी खाने, 4 नीचे बनाती थी, और उनके सब के निचोड़, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे 4, मतलब वर्सेस ये केस, ये केस, ये केस, और उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं हर एक में लिख देती थी। ये इस तरह मैं करती थी जैसे इंसान को भूख लगती है और उसके खाने का टाइम है, वो खाने की ख्वाहिश करता है। दिस वॉज द थिंग कि मैं जब ये होता था तो मैं सारा कुछ छोड़ के मैं चली जाती थी अपने सोने से पहले अपनी वॉल पे जो जो मेरे लिखे हुए हैं। इसी तरह उठी हूँ सुबह, मैंने सारा रात का सारा रिवाइज किया। इन सब्जेक्ट्स जो जो 5-5 नंबरों की, इनको मैंने ऐसे याद किया साथ साथ। जो लेंथी थे, जो बेयर एक्स वाले थे, जो कि बाकी जिनसे मैंने नंबर लेने थे, स्पेशली अब जिनके 6 चांसेस जाया हो चुके हैं, मैं बार बार आपको कहूंगी कि आप लीगल एथिक्स से स्टार्ट करें, लीगल एथिक्स से स्टार्ट करें। सीपीसी पर जाएं, सीपीसी के 2 सेक्शंस हैं, सेक्शंस में आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ऑर्डर्स में आप फिर थोड़े मुश्किल है, उनको भी अगर आप समझेंगे, आपको मेरी किसी किस्म की हेल्प की जरूरत होगी, आपको किसी किस्म के नोट्स की जरूरत होगी, तो आप मैसेज कर सकते हैं, मेरी टीम जो है आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करेगी। चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, और आगे जाके इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसके प्रॉपर हर सब्जेक्ट वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बना के दूंगी, उनके एमसीक्यूज भी बताऊंगी। तो जिसको कुछ भी होगा तो माय टीम विल प्रोवाइड यू गाइस, आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर लेंगे। तो इसमें ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम चाहे वो गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, आप सब जो हैं, हम सब ने मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। बल्कि लड़कों के लिए मैं आप लोगों को बताऊं, ये मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने फीमेल्स को सहारा देना है और उनको भी अपने साथ लेकर चलना है, क्योंकि आप लोग भी, हम ना मुकम्मल है हमारा माशरा जब तक हम सब एजुकेटेड होंगे, हम सब एक गो में जाएंगे, हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। जैसे कि हमारे घर में ख्वातीन किसी चीज से कम नहीं है, किसी उससे उनके राइट्स हैं। आज की खातून जो है अगर उसके बस में कुछ नहीं है तो वो आने वाले अपने बच्चे को इतना एजुकेट कर सकती है कि उसकी अगली नस्लें स्ट्रांग हो। तो ये तो कोई बात ही नहीं है। और दूसरा ये है कि मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि आज मुझे मौका मिला है तो मैं आप लोगों से सारी बातें कर रही हूँ, कि हमने आज अपनी आज वाले दिन से कल को बदलना है। जो हो गया सो हो गया, हमें उस पर रिग्रेट नहीं करना, उस मायूसी पे। देखें हर बंदे के ऊपर एक बैलून आता है नेगेटिविटी का कुछ दिनों के लिए, लेकिन आपने उस बैलून को प्रिक करना है अपनी नीडल से और नेगेटिव थॉट से बाहर आके पॉजिटिव जिंदगी में कदम रखना है। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि
जो ख्वातीन, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ कि जो घर में भी करती हैं, और हर, मेरे ख्याल से हर खातून की पीछे एक स्टोरी है, जो कि मेहनत करके घर से बाहर निकलती हैं, ईमानदारी से अपना नाम रोशन करती हैं। हम लोग अपने खानदान का, अपनी फैमिलीज का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने माशरे में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो हम किसी से कम नहीं। और इसी तरह से मेल्स के बगैर भी हमारी जिंदगी नामुकम्मल है, तो हम सब ने मिलकर चलना है, मिलकर इस माशरे को पैदा करना है। ये छोटे छोटे पौधे हैं जिनको आप लोग, हमारे छोटे पौधे, हम आप लोगों को पानी दे रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से ग्रो करें और हंसते खेलते रहें। और देखें, क्रिटिसिज्म के बगैर अगर अपनी जिंदगी को गुजारा जाए, क्रिटिसिज्म से निकल के, तो ये बड़ा मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव साइन होता है। आपकी लर्निंग कभी नहीं रुकती। आप एक छोटे से बच्चे से भी सीखते हैं, आप किसी नेगेटिव बात करने वाले से भी सीख रहे होते हैं। तो आप ये कभी भी मत सोचिए कि हमारी लर्निंग स्टॉप हुई है। आप अगर सीखने वाले हैं ना, तो आप रोड के ऊपर एक गिरे हुए रैपर के ऊपर भी कोई खबर पढ़ सकते हैं। अब ये है कि आपने अपनी सोचों को किस तरफ लेकर जाना है, अपने अंदर के इंसान को, जो कि एक, हमने, वी ऑल आर आंसरेबल टू अल्लाह ताला। ठीक है, हमने कुछ इतना अच्छा करके जाना है, अल्लाह ने हमें ड्यूटी दी है। और ये जो वकालत का प्रोफेशन है, ये तो प्रोफेशन ही इतना बाइज्जत, और ख्वातीन को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है। मुझे इस प्रोफेशन में आने के बाद पता चला कि हमारी फीमेल्स को, हमारे बच्चियों को इसकी बड़ी जरूरत है। हमारे माशरे में मेरे ख्याल से और प्रोफेशंस में इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, जो कि आप लोगों का बहुत अच्छा डिसीजन। इट मेक्स यू ब्रेव। ये आपके राइट्स की आपको रियलाइजेशन करवाता है ये प्रोफेशन। और आप नहीं, आपकी फैमिली भी आपके साथ सिक्योर है, क्योंकि आप हक की बात कर रहे हैं, सच्चाई की बात कर रहे हैं। तो अपनी जिंदगी में ना शॉर्टकट, इजी कम इजी वो वाली बात आ जाती है। आप जितनी जल्दी ऊपर चढ़ेंगे, उतनी जल्दी नीचे गिरेंगे। तो अगर आप ये कहते हैं कि यार अभी आपने बहुत, मेरे स्टूडेंट्स, आप सारों ने लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने बहुत लंबा सफर तय करना है। ये नहीं है कि आपको मैं ये कहूँ कि आज आपने किया तो, ऐसा नहीं है बेटा। आपने तो अभी बहुत सब्र, पेशेंस की जरूरत है आपको। ठीक है ना? ये तो सारी, ये तो किताबी बातें थी, लेकिन हकीकत में आपने क्या करना है, आपने सीखना है। आप अपने, अल्लाह करेगा आपके लाइसेंस होंगे, आप डिफरेंट फील्ड्स में जाएंगे, अपने ग्रो करेंगे अपने डिफरेंट सेक्शंस में। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जिंदगी में एक कामयाबी का जो एक गुर है, की है, वो ये है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना सीखें। अपने आराम को खराब करके देखें। देखिए, अपनी तालीम को अपना शौक बनाएं, अपना इश्क बनाएं, तो आप किस तरह नहीं ग्रो कर सकते। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की कोई ताकत आपको रोक सकती है, कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अगर आज हम ये अज़्म करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, क्या हम अपने आने वाले कल को अपने इस प्रोफेशन की लाज नहीं रख सकते? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है। अगर आपके पास इसका आंसर है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में करें आप, कि क्या हम इस तरह का कुछ कर सकते हैं ना, जो हमारे बस में है, जो हमारी रेंज में है। हम जरूर क्रिटिसाइज करेंगे अपनी गवर्नमेंट्स को, हम जरूर करेंगे, हम हर ब्लेम अपने एक दूसरे पे डालते हैं। कभी भी नेवर, कभी भी हम ना अपने उसके अंदर नहीं देखते, अपने आप में, अपने इंसान में, जो हमारे अंदर का इंसान है उसमें झांक के कभी भी नहीं देखते। तो बेटा ये आप लोगों ने करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई ऐसा है, आगे बताइए। यस मैडम, एक और क्वेश्चन है कि मतलब एक हमारे कलीग ने ना एक क्वेश्चन किया है। वो कह रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ को, मतलब एक फैमिली लाइफ होती है, एक मतलब एक और होती है सोशल लाइफ। तो आपने वकालत को और अपनी फैमिली को किस तरीके से हैंडल किया है, वो आप थोड़ा सा हमें बता दें। अच्छा, ये तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई, और मुझे बड़ी अच्छी जगह पे मेरी तवज्जो दिलाई है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी फैमिली लाइफ को, यू मीन के किस तरह से बैलेंस किया, राइट? तो देखिए जनाब, सबसे पहले तो ये बात है कि बीइंग अ फीमेल, मैं अगर आपको ये बात बताऊं, तो मैंने अपनी फैमिली लाइफ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने घर की सारी ड्यूटीज करके, सब कुछ करके, उसके बाद मैंने अपना, जो मेरा, ये मेरा शौक था, ये मेरी हॉबी थी, पढ़ाई, इल्म। अगर आप मेरी बात सुने, आप कैंडी क्रश खेल सकते हैं जिस वक्त सोने से पहले, तो मेरी एडिक्शन है किताब पढ़ना।
अगर मैं खाना पकाते वक्त अपनी किताब के एक आर्टिकल पढ़ती हूँ और साथ खाना पका लेती हूँ, तो ये मेरा शौक है, इस तरह से मैंने किया। तो फिर फैमिली की भी दुआएं शामिल हो जाती हैं और मैं फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर रही हूँ, फैमिली को भी सर्व कर रही हूँ और मैं आप लोगों को भी सर्व कर रही हूँ। और इस तरह से बंदा और ग्रो करता है, इस तरह से और फूलता फलता है और खुशी खुशी अपनी सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, अपनी फैमिली में भी कर रहा होता है। देखिए, बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है, लेकिन उसके लिए मैंने अपनी नींद को खत्म किया है। उसके लिए मैंने अपने एक्स्ट्रा उस तरह की एक्टिविटीज, आपको पता है ये जो सोशल मीडिया, इसकी बहुत पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी आजकल की यंग जनरेशन है बेटा, वो इससे बहुत दूर चली गई है। वो इस चीज से बहुत दूर इस तरह से चली गई है कि वो हमारा टाइम, हम इंस्टाग्राम पे फजूल की वीडियोस देख रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं और वैसे बगैर वजह के, एंड वी आर वेस्टिंग, हम पूरे पूरे घंटे लगा देते हैं एंड वी डोंट नो। तो आप सोचिए कि आप इस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर सकते। सुबह सुबह उठे, अपने रब के हजूर झुके, नमाज पढ़े, उसके बाद आपके पास कितना टाइम होता है अंधेरे से रोशनी होने का। ठीक है ना, आप अपने घर को मैनेज करके, अपने बच्चों को, फीमेल्स को मैं बता रही हूँ भाई, आप लोग इस तरह से मैनेज कर सकती हैं। आप अपने घर को, अपने हस्बैंड को, अपने वालदैन को, अपने छोटे बहन भाई के, आप उनके लिए एक मोटिवेशन बने। आप जिंदगी में सोचें कि अल्लाह ताला ने क्या ख्याल है। आपका ब्रेन और एक जो मेल्स का ब्रेन है एक जैसा है ना, हमारी सोचने की सलाहियत, हमें दो हाथ हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दो पाँव हैं, उसी तरह का दिल धड़क रहा है। तो व्हाई नॉट, आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान अपने आप को क्यों नहीं बनाते? ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से अगर आप मैनेज करना चाहें तो आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। फिर आके अब देखिए, मैं सुबह से आई हुई हूँ, अभी तक ये टाइम हो गया, मैं अपने चैम्बर में भी अपने सारे काम कर रही हूँ। तो बात ये है कि वो सिर्फ आपकी डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क। और एक और इस बात में मैं वाइंड अप करती हूँ अपनी बात को, आखिरी बात इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जहाँ जैसा आप सोचते हो ना, वैसे वैसे अल्लाह पाक आपके लिए वसीले बनाता जाता है, वैसे वैसे आपके लिए रास्ते खुलते जाते हैं। तो आप अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, और जब आप अपनी जिंदगियों से, अपने दिलों से, अपनी रूह से हसद को पाक कर लेंगे, बुराई से पाक कर लेंगे, ईमानदारी पे आ जाएंगे, आपके लिए रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन है हमारा, हम मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वो है। तो मेरी जो ये आजकल के बच्चे हैं, इन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको फॉलो करें, अपना टाइम वेस्ट मत करें, अपना फ्यूचर ब्राइट बनाएं। और देखिए, हमेशा ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे तो आपके किड्स भी ग्रो करेंगे आगे, आपकी न्यू जनरेशन भी आपकी ओबीडियंट होगी और वो आप उनके लिए रोल मॉडल होंगे। नहीं तो अदरवाइज आप अपने आप को नहीं कह सकेंगे कि भाई मैंने नहीं किया, आप अपने बच्चों को भी नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से हार्ड वर्क एक इंटेलिजेंट होने से भी ज्यादा हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप आहिस्ता आहिस्ता टर्टल की चाल चलें, आहिस्ता आहिस्ता एक टर्टल की तरह चलें, लेकिन आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे एक दिन। उम्मीद ना तोड़ें, कंसिस्टेंसी ना छोड़ें। ये नहीं कि एक दिन ये काम किया है, छोड़ो भी मेरा दिल ही लगा, अगले दिन ये किया, या इधर एक चैम्बर में चला गया हूँ जनाब, अपना लॉ का लाइसेंस आ गया, यार ये तो कुछ नहीं कर रहे, पैसे दे रही, फिर आपने काम सीखा नहीं है, कुछ किया नहीं, और ये तो काम करा रहे हैं बहुत, वहां से भी भागते हैं। देखिए जी, आपने कुछ भी करना है ना, तो आपको एक बात बताऊं, चाहे आपने कुक बनना है, अपना होटल खोलना है, चाहे आपने एडवोकेट बनना है, अपना चैम्बर बनाना है, चाहे आपने कुछ और करना है, आपको जब तक इस काम की नीतियां ग्रिटियां नहीं पता होंगी, आप आगे ग्रो ही नहीं कर सकते। जब आपको रेसिपीज ही नहीं पता होंगी, आप होटल पाक चलाएंगे, वो आपको कुक जो है हर दूसरे दिन आपको चीट कर रहा होगा। अगर आपने एक मुंशी लेवल से नहीं सीखा और आप कह रहे हैं मेरे कॉन्टेक्ट्स में अच्छे ये वो, तो फिर आपको तो मुंशी भी वो लगा जाएगा धोखा, आपको समझ ही नहीं आएगी। तो बात ये कि आप खुद पहले प्रैक्टिकली करें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करें, अपने हाथों से चीज को करें, फिर देखें आपको मजा आएगा। थैंक यू सो मच मैडम कि आपने हमें मतलब इतना इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशन के साथ मतलब गेट भी हमें क्लियर कर दी और हमें मोटिवेशन भी दे दी। थैंक यू सो मच कि आपने हमें एक अपना कीमती टाइम दिया। आई एम मेरे एजुकेशन सेक्रेटरी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू पर्सनली। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।